अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। तो वेलकम है आप सभी का नर्सरी एकेडमी में। आज का हमारा एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट होगा, दैट इज़ इलनेस। इलनेस क्या होगा आप सबको ही पता होगा, जो लिखा है फिलहाल वो पढ़ते हैं। एन इलनेस इज द रेस्पॉन्स ऑफ अ पर्सन टू अ डिजीज। इट इज़ द प्रोसेस इन विच द पर्सन's लेवल ऑफ फंक्शनिंग इज चेंज व्हेन कंपेयर्ड विद द प्रीवियस लेवल। मतलब कि इलनेस का मतलब सिर्फ बीमारी नहीं होता, बल्कि ये एक प्रोसेस है जिसमें एक इंसान जो है वो अपने डिजीज़ का रेस्पॉन्स देता है। इसका असर जो है उसके डेली फंक्शनिंग पर पड़ता है। मतलब जो काम वो पहले आराम से कर रहा था, वो अब जो है उसको करने में प्रॉब्लम हो रही है, दिक्कत महसूस हो रही है। तो ये होता है इलनेस। सी फॉर एग्जाम्पल, एक इंडिविजुअल जो रोज़ सुबह एक्सरसाइज करता था, अगर उसको वायरल फीवर हो जाता है तो वो वीक फील करेगा और एक्सरसाइज नहीं कर पाएगा। ये उसकी जो है लेवल ऑफ फंक्शनिंग में चेंज है, जो इलनेस का एक साइन होता है। अगर किसी को डिप्रेशन है तो उसकी रोज़ की एक्टिविटी, रोज़मर्रा की एक्टिविटीज़ जो होती हैं, जैसे काम करना, दोस्तों से बात करना, उस पर असर पड़ेगा। सिंपल भाषा में इलनेस सिर्फ बॉडी में डिजीज होने का नाम नहीं होता, बल्कि ये उस डिजीज की वजह से डेली लाइफ में होने वाले बदलाव का नाम होता है। ठीक है। देन उसके बाद, इलनेस इज नॉट साइनोनिमस विथ डिजीज। बहुत लोग इलनेस और डिजीज को एक ही चीज समझते हैं, एक ही चीज मानते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। ये दोनों जो है अलग अलग टर्म्स हैं। डिजीज क्या है, ध्यान से समझना। डिजीज क्या है, जब बॉडी में कोई भी एबनॉर्मेलिटी, कोई भी डिसऑर्डर होता है, उस कंडीशन को हम डिजीज बोलते हैं। फिर से रिपीट करता हूँ, जब बॉडी में कोई भी डिसऑर्डर होता है, कोई भी एबनॉर्मेलिटी होती है, तो इस कंडीशन को, इस सिचुएशन को हम क्या बोलते हैं, डिजीज बोलते हैं। लेकिन जब एक इंसान, एक पर्सन, एक इंडिविजुअल उस डिजीज को कैसे फील कर रहा है ना, एक इंडिविजुअल, एक पर्सन कैसे एक डिजीज को फील कर रहा है, रेस्पॉन्ड कर रहा है, तो उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, इलनेस बोलते हैं। तो डिजीज अलग है, इलनेस अलग है, सेम नहीं है। सिर्फ फॉर एग्जांपल, डायबिटीज जो है ऑब्वियसली एक डिजीज है, लेकिन अगर एक पेशेंट जो है उसका शुगर लेवल कंट्रोल में रख रहा है ना, एक पर्सन जो है अगर उसको डायबिटीज है, तो अगर ये उसको कंट्रोल में रख रहा है और नॉर्मल लाइफ जी रहा है, तो उसको जो है इलनेस फील नहीं होगी ऑब्वियसली, क्योंकि इसकी कंडीशन ही सही हो रही है। ये डाइट का प्रॉपर ध्यान रख रहा है, फजूल चीज़ें नहीं खाता, शुगर नहीं ज़्यादा खाता, तो क्या होगा, इसको इलनेस नहीं होगी। खाली डिजीज है, इलनेस फील नहीं होगी। दूसरा, कॉमन कोल्ड भी एक डिजीज है, लेकिन अगर किसी को हल्का सा कोल्ड होगा, पर वो डेली काम नॉर्मल तरीके से कर रहा है, तो इलनेस फील नहीं होगा। ठीक है। इलनेस तभी फील होगा, फॉर एग्जाम्पल एक डायबिटिक पेशेंट है, डिजीज तो है, डायबिटीज तो है, लेकिन अगर वो अपना डाइट, प्रॉपर डाइट फॉलो नहीं करता, इंसुलिन प्रॉपर टाइम पे नहीं लगवाता, क्या होगा, उसको डायबिटीज के सिम्टम्स जो है दिखेंगे। वो जो कंडीशन होती है, जो वो फील कर रहा है, जो भी उसको जो है प्रॉब्लम आ रही है अब इस डिजीज की वजह से लाइफ में, दैट इज द इलनेस, है ना। जो रेस्पॉन्ड हो रहा है टूवर्ड्स द डिजीज, द रेस्पॉन्ड फ्रॉम द पर्सन टू द डिजीज, दैट इज कॉल्ड एज इलनेस। समझ आया होगा। सिंपल भाषा में, डिजीज और इलनेस का मतलब सेम नहीं होता। डिजीज बॉडी में प्रॉब्लम को रिप्रेजेंट करता है, जबकि इलनेस जो है इंसान का उस डिजीज के साथ एक्सपीरियंस होता है। सिंपल सी बात है। नाउ उसके बाद, this response is unique for each person and is influenced by self-perceptions, others' perception, the effects of change in the body structure and function, the effects of those changes on roles and relationships and cultural, spiritual values and beliefs. ऑब्वियस सी बात है, हर इंसान इलनेस को अलग तरीके से फील करता है, क्योंकि ये बहुत सारी चीज़ों पर डिपेंड करता है। जैसे सेल्फ परसेप्शन, मतलब कि इंसान खुद को कैसे देखता है। कोई थोड़ा सा फीवर होने पर, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, किसी को थोड़ा सा फीवर होता है, उसको क्या होता है, वो बेड पर लेट जाता है। कोई जो है ऐसा पर्सन होता है जिसको अगर 102 डिग्री फ़ारेनहाइट फीवर भी होगा तब भी वो काम पर चला जाता है ना। ये सेल्फ परसेप्शन होता है। दूसरा, अदर्स परसेप्शन, मतलब कि घर वाले होते हैं।
फैमिली होती है और दोस्त जो होते हैं उनका रिएक्शन भी जो है वो इम्पोर्टेंट रहता है। अगर घर वाले बोलेंगे कि अरे तुम तो बहुत वीक लग रहे हो भाई। तो तो इंसान जो है और ज़्यादा जो है वो फील करेगा, है ना। तो आपको आपने खुद भी एक्सपीरियंस किया होगा, कोई नई चीज़ नहीं है, वही बोल रहा हूँ मैं, है ना। किसी को जब बोलते हैं उसको कितनी भी खतरनाक बीमारी होगी, बोलते हैं चल कोई बात नहीं, ऑब्वियसली वो ठीक भी हो जाता है कहीं, क्योंकि ये साइकोलॉजिकली जो है सारी चीज़ें होती है ना। यहाँ पे वो टॉपिक नहीं है। ये जो सारी चीज़ें होती है साइकोलॉजिकली माइंड के लेवल पे, ये सारी चीज़ें, ये गेम होता है असल माइंड का। किसी को जो है, अगर उसने देखो फॉर एग्जांपल पढ़ाई के रिलेटेड ही होता है, अगर किसी को कुछ भी नहीं आता होगा और हम उसको बोलते हैं चल यार कोई मसला नहीं, हो जाएगा तेरा भी, तो पता नहीं उसका बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि वो हो जाता है, क्योंकि ये मेंटल लेवल पे काम करता है। उसकी साइकोलॉजी जो है हमेशा ऐसा ही होता है। एग्जाम में कोई भी कंडीशन, ऐसी सिचुएशन आती है जहाँ पे आपको जो है ऐसे सोचना पड़ता है कि हाँ यू कैन डू इट, लेकिन अगर आपके पास कोई हथियार नहीं होता करने के लिए, आप कर जाते हो, है ना। ये सारी चीज़ें होती हैं। तो ये होता है अदर्स परसेप्शन, बाकी चीज़ें जो है वो अफेक्ट करती हैं। तीसरा होता है बॉडी स्ट्रक्चर एंड फंक्शन के चेंजेस, है ना। अगर बीमारी की वजह से बॉडी में कोई बड़ा चेंज होता है, बदलाव होता है, तो इलनेस जो है वो ज़्यादा महसूस होती है। सिर्फ फॉर एग्जांपल अगर किसी का एक हाथ जो है वो फ्रैक्चर हो जाता है, तो उसकी जो डेली लाइफ होती है उस पर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें होती हैं। दूसरा जो है, सॉरी, चौथा जो है रोल्स एंड रिलेशनशिप्स। तो अगर बीमारी की वजह से एक इंसान जो है वो अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो है वो निभा नहीं पाएगा, है ना, उसको पूरा नहीं कर पाएगा, तो इलनेस जो है वो ज़्यादा सीरियस लगती है। सिर्फ फॉर एग्जांपल एक मदर की अगर मैं बात करूं, एक माँ की अगर मैं बात करूं, जो अपने बच्चों का ध्यान रखती है, अगर उसको बीमारी हो जाती है और वो उनका जो है ध्यान ना रख सके, तो क्या होगा, तो उसको जो है ज़्यादा तकलीफ होगी। ऑब्वियस सी बात है, माँ है यार। देन उसके बाद फिफ्थ है कल्चर एंड बिलीफ्स। हर कल्चर जो है इलनेस को अलग तरीके से देखता है ना। सिर्फ फॉर एग्जांपल कहीं जगह जो है नेचुरल थेरेपी जो है, जैसे आयुर्वेदा होता है, उसको बेस्ट माना जाता है, उसको बेस्ट ट्रीटमेंट माना जाता है। अगर मेडिसिन नहीं भी खाएंगे, आयुर्वेदा जो है बेस्ट थेरेपी माने, क्योंकि ये नेचुरल होती है। तो कहीं पर जो है मॉडर्न मेडिसिन को जो है ज़्यादा तरजीह दी जाती है। तो ये सारी चीज़ें भी जो है हेल्थ को अफेक्ट करती है। सिंपल भाषा में हर इंसान इलनेस को अलग तरीके से एक्सपीरियंस करता है, जो कि उसके विचार, उसके कल्चर और समाज के रेस्पॉन्स और सोसाइटी के रेस्पॉन्स पर डिपेंड करता है। ठीक है, नाउ उसके बाद आता है टाइप्स। बहुत आसान है। एक्यूट इलनेस सबसे पहली क्या है, एक्यूट इलनेस दो तरह के होते हैं, एक्यूट इलनेस एंड क्रोनिक इलनेस। पहला है एक्यूट इलनेस। एंड एक्यूट इलनेस यूजुअली हैज अ रैपिड ऑनसेट ऑफ सिम्टम्स एंड लास्ट्स ऑन ईयर रिलेटिवली शॉर्ट टाइम। इसका मतलब क्या है, एक्यूट इलनेस का मतलब होता है जो अचानक स्टार्ट होती है ना, सडनली स्टार्ट होती है और कुछ ही दिनों में जो है ठीक भी हो जाती है। सडन एंड रैपिड ऑनसेट बोलते हैं इसको। सडनली आती है और अचानक से जो आके ख़त्म भी हो जाती है जल्दी से। फॉर एग्जांपल कोल्ड की बात करूं या वायरल फीवर की बात करूं, एक एक्यूट इलनेसेस होती हैं जो जल्दी आते हैं और 5 से 10 दिन में ही जो है वो ठीक हो जाते हैं। और अपेंडिसाइटिस जो होता है ना, अपेंडिक्स का जो इन्फ्लेमेशन होता है, ये भी एक्यूट इलनेस होती है, लेकिन इसको ठीक करने के लिए सर्जरी की ज़रूरत होती है। सिंपल भाषा में एक्यूट इलनेस जल्दी होती है और जल्दी भी चली जाती है। दूसरा बात करूं क्रोनिक इलनेस। क्रोनिक इलनेस क्या होता है, क्रोनिक इलनेस इज द वन विच परसिस्ट्स यूजुअली लॉन्गर देन 6 मंथ्स। ठीक है, 6 महीने से ज़्यादा जो है ये चलती है, ये क्रोनिक इलनेस। इसका मतलब क्या है कि क्रोनिक इलनेस जो है वो लंबे चलने वाली बीमारी होती है, जो कि 6 महीने से ज़्यादा रहती है और लाइफ टाइम तक भी जो है वो चल सकती है। सिर्फ फॉर एग्जांपल डायबिटीज़, ओबियसली आपको पता होगा, इसमें पेशेंट को लाइफ लॉन्ग ट्रीटमेंट लेना पड़ता है। हाइपरटेंशन, वो बड़ी खतरनाक बीमारी होती है ना, बीपी की प्रॉब्लम बोला जाता है इसको नॉर्मली। इसको कंट्रोल करने के लिए जो है रेगुलर मेडिसिन जो है वो ओबियसली लेनी पड़ती हैं। देन उसके बाद एस्थमा की अगर बात करें, ये कभी कभी ठीक लगता है, इसको रेमिशन बोलते हैं, और कभी फिर से सिम्टम्स आते हैं जिसको एग्जासर्बेशन बोलते हैं, फिर से वापस आना। ठीक है, तो सिंपल भाषा में क्या बता सकते हैं, क्रोनिक इलनेस जो है वो लंबी चलती है और इसके सिम्टम्स कभी कम कभी ज़्यादा होते हैं। ठीक है, अब सुनना थोड़ा, यहाँ पे एक बॉक्स दिया था, इसमें
क्योंकि इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, मैंने सोचा ये भी पढ़ा दूं, है ना। क्रोनिक इलनेस के कुछ खास कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, जैसे पहला परमानेंट चेंज, मतलब कि बॉडी जो है वो परमानेंटली अफेक्ट हो सकती है ना। से फॉर एग्जांपल आर्थराइट्स में जो है क्या होता है कि जॉइंट्स जो होते हैं, है ना, आर्थराइट्स क्या होता है, जॉइंट्स की इन्फ्लेमेशन, उसमें जो जॉइंट्स होते हैं वो डैमेज हो जाते हैं बहुत बुरे तरीके से, तो ये हो गई परमानेंट चेंज। दूसरा इरिवर्सिबल डैमेज हो जाता है, मतलब कि नॉर्मल बॉडी जो स्ट्रक्चर और फंक्शन होता है वो वापस नहीं आता, है ना। जो जैसे से फॉर एग्जांपल कोई भी जो से फॉर एग्जांपल आर्थराइटिस हो गया किसी पेशेंट को, तो इससे पहले जो जैसे जॉइंट का स्ट्रक्चर था, जैसे जॉइंट फंक्शनिंग कर रहा था, तो अब जैसे ही उसमें इन्फ्लेमेशन हो गई, मतलब क्रोनिक इलनेस हो गई, तो उसके बाद वो सही से उतने अच्छे से काम नहीं कर पाएगा जितने अच्छे से वो पहले करता था। ऐसा होता है, मतलब कि इरिवर्सिबल डैमेज होता है। और किडनी फेलियर होने पर जो है वो डायलिसिस या फिर ट्रांसप्लांटेशन की ज़रूरत होती है। तो ऑब्वियसली ये भी जो है बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है, मतलब कि इरिवर्सिबल चेंज लाता है। ठीक है। तीसरा होता है स्पेशल पेशेंट एजुकेशन, मतलब कि क्रोनिक इलनेस वाले पेशेंट जो होते हैं उनको अपनी बीमारी, अपनी इलनेस के बारे में अवेयरनेस और सेल्फ केयर जो है उनको सीखना पड़ता है, उनके जो है उनको एजुकेट करना पड़ता है, इसको जानना पड़ता है उनको कि कैसे इनकी केयरिंग करनी है, कैसे खुद का ख्याल रखना है, ये सारी चीज़ें। फॉर एग्जांपल डायबिटीज़ के जो पेशेंट्स होते हैं उनको डाइट और इंसुलिन का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि उनको जो है इस डाइट से ही जो है, जब वो प्रॉपर डाइट जो है अपना सही तरीके से लेते हैं, इंसुलिन टाइम पे लेते हैं, सही तरह का सही सही टाइप का जो इंसुलिन होता है वो लेते हैं, तो उनकी कंडीशन जो है वो कंट्रोल होती है। ठीक तो नहीं होती लेकिन कंट्रोल हो जाती है। देन उसके बाद लॉन्ग टर्म केयर, मतलब कि क्रोनिक इलनेस जो है वो हमेशा मॉनिटरिंग और लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट जो है वो डिमांड करते हैं। हमेशा जो है हमने इनको मॉनिटर करना होता है, नज़र रखनी होती है, कैसे ट्रीटमेंट प्लान क्या हो रहा है, कैसे चल रहा है, कैसे कौन सी कंडीशन, कहीं कोई कॉम्प्लिकेशन मत ना हो रही है ना, ये सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं। अब देखना यहाँ पे कॉजेज एंड रिस्क फैक्टर्स ऑफ डेवलपिंग इलनेस, बहुत आसान सा टॉपिक है और छोटा सा ही टॉपिक है, इसको भी कंक्लूड करते हैं। अ रिस्क फैक्टर इज एनी सिचुएशन और हैबिट दैट अफेक्ट सोशल, एनवायरमेंटल, फिजियोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल कंडीशन। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कॉज और रिस्क फैक्टर में क्या फ़र्क होता है। कॉज एक डिजीज़ का वो चीज़ होता है, वो कंडीशन, वो सिचुएशन होती है जिसके बेस पे हम बोलते हैं हाँ अगर ये कॉज एक पर्टिकुलर पर्सन में प्रेजेंट है तो इसको ये डिजीज़ होनी ही है। लेकिन रिस्क फैक्टर होता है चांसेस। रिस्क फैक्टर का मतलब होता है, हम बोलते हैं अगर ये रिस्क फैक्टर प्रेजेंट है तो 50% चांसेस हैं कि ये होगा और 50% चांसेस है ये नहीं होगा। ठीक है, ये फ़र्क होता है। ठीक है, तो ये क्या होता है, रिस्क फैक्टर एक सिचुएशन होती है या फिर कोई भी हैबिट होता है जो कि क्या करता है, अफेक्ट करता है किस चीज़ को, सोशल, एनवायरमेंटल, फिजियोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल कंडीशंस को। एक पर्सन में जो सोशली, एनवायरमेंटली, फिजियोलॉजिकली या फिर साइकोलॉजिकली जो एक जो एस्पेक्ट होता है एक पर्सन का, उसको क्या करता है, अफेक्ट करता है। ठीक है, अ रिस्क फैक्टर इज डिफाइंड एज एन एट्रीब्यूट मे और मे नॉट बी मॉडिफाइबल। ये रिस्क फैक्टर जो है ये क्या होता है, या तो मॉडिफाई हम कर सकते हैं या फिर इसको हम मॉडिफाई नहीं कर सकते, दोनों चीज़ें होती है। विच हैज़ पोटेंशियल वैल्यू एज अ प्रिडिक्टर, जैसे फॉर एग्जांपल किसी पर्सन में अगर उसको जेनेटिक्स की वजह से डायबिटीज़ है तो उसको हम क्या कर सकते हैं, है ना, जेनेटिक्स को तो हम मॉडिफाई नहीं कर सकते लेकिन हम लाइफस्टाइल को मॉडिफाई कर सकते हैं। ठीक है ना, अगर लाइफस्टाइल के रिलेटेड कोई रिस्क फैक्टर है उसको हम मॉडिफाई कर सकते हैं, जेनेटिक्स को हम मॉडिफाई नहीं कर सकते। अ रिस्क फैक्टर इज डिफाइंड एज एन एट्रीब्यूट मे और मे नॉट बी मॉडिफाइबल विच हैज पोटेंशियल वैल्यू एज अ प्रेडिक्टर फॉर अनफेवरेबल आउटकम सच एज डिजीज, डिसेबिलिटी और डेथ। तो इसी अगर किसी पर्सन में ये जो रिस्क फैक्टर अगर ये प्रेजेंट होता है तो इसके बेस पे हम बोलते हैं कि इसको पोटेंशियल होता है, इसमें जो है ये पावर होता है कि हम बोलते हैं इसकी वजह से एक पर्सन की जो फिजियोलॉजिकल स्टेट होती है उसका जो आउटकम होता है, उसका जो नॉर्मल आउटकम होता है अपनी बॉडी का, ठीक है, उसका जो मैकेनिज्म होता है वो इसको अफेक्ट करेगा। ठीक है, या इसकी वजह से डिजीज हो सकती है या फिर डिसेबिलिटी हो सकती है या फिर अल्टीमेटली डेथ भी हो सकती है। ठीक है, देन उसके बाद रिस्क फैक्टर्स आर द फैक्टर्स और रीजन, ये क्या होते हैं, सॉरी, रिस्क फैक्टर्स आर द फैक्टर्स और रीजन, ये क्या होता है, फैक्टर्स होते हैं, रीजन होते हैं दैट इंक्रीज द प्रोबेबिलिटी होते हैं चांसेस, जो कि चांसेस इंक्रीज करते हैं किसके, टू कंट्रैक्ट अ डिजीज और इन्फेक्शन, जो कि इन्फेक्शन होने के चांसेस या फिर डिजीज होने के चांसेस जो है होते हैं उनको बढ़ाते हैं। ठीक है ना, मतलब उसके होने के चांसेस जो है वो इसकी वजह से, अगर कोई भी रिस्क फैक्टर होता है इसकी वजह से चांसेस जो है वो बढ़ जाते हैं। फॉर एग्जांपल सिगरेट स्मोकिंग इज अ रिस्क फैक्टर फॉर लंग कैंसर। अगर कोई भी सिगरेट स्मोक कर रहा है तो हम क्या बोलते हैं, इसको लंग कैंसर हो सकता है, ना कि हम बोलते हैं इसको लंग कैंसर होगा, ये मतलब कभी भी नहीं बोलते, हम बोलते हैं हो सकता है कि इसको लंग कैंसर होगा, डेफिनेटली। ठीक है,
इज अ रिस्क फैक्टर फॉर लंग कैंसर, एंड ओबेसिटी इज अ रिस्क फैक्टर फॉर हार्ट डिजीज। और ओबेसिटी अगर किसी को बंदे को है तो उसकी वजह से जो है धीरे धीरे उसकी जो नसें होती हैं वो कमजोर हो जाती हैं, और उसमें जो है हार्ट डिजीज होने के चांसेस जो है वो ज्यादा होते हैं, डायरेक्टली हार्ट को अफेक्ट करता है। मतलब कि इसमें चांसेस होते हैं ना कि डायरेक्टली, है ना। हम ऐसा नहीं बोल सकते कि अगर किसी में ओबेसिटी है तो ओबेसिटी है तो उसको हार्ट डिजीज होना ही है, नहीं, ऐसा नहीं, लेकिन ये रिस्क होता है, मतलब चांसेस होते हैं कि हो सकता है। इट इज नॉट मैंडेटरी दैट द रिस्क फैक्टर कन्फर्म्स दैट इंडिविजुअल विल डेवलप अ डिजीज। क्या ये मैंडेटरी, इट इज नॉट मैंडेटरी, ये मैंडेटरी नहीं है दैट द रिस्क फैक्टर कन्फर्म्स दैट द इंडिविजुअल। मैंने पहले ही कहा ये जरूरी नहीं है कि अगर कोई भी रिस्क फैक्टर है तो वो कंफर्म करेगा कि इसको डिजीज होनी है। जैसे स्मोकिंग रिस्क फैक्टर है तो ये कंफर्म नहीं करेगा कि इसको कैंसर होगा ही, किसी किसी बंदे को कैंसर हो सकता है और बहुत सारे बंदे होते हैं जिसको कैंसर नहीं होता, तो ये मैंडेटरी नहीं है, बट इट प्रिडिक्ट्स चांसेस ऑफ इट। ये क्या करता है, ये हमें दिखाता है कि हाँ इसके चांसेस जो है वो हो सकते हैं, ठीक है ना, चांसेस इसके होने के ज्यादा होते हैं। देन उसके बाद, if the individual indulges in primary prevention or preventive actions then the disease may not occur। ये क्या होता है, अगर एक इंडिविजुअल जो है इसके खिलाफ जो है अपने एक्शंस लेता है, प्राइमरी प्रिवेंट करता है, इसको प्रिवेंशन के प्राइमरी प्रिवेंशन होता है कि हम डिजीज को होने से ही पहले उसके बारे में जो जब एक्शन लेते हैं उसके अगेंस्ट एक्शन लेते हैं, होता है प्राइमरी प्रिवेंशन, है ना, प्रिवेंटिव एक्शंस लेते हैं, तो देन द डिजीज में नॉट ऑकर, तो डिजीज नहीं होगी। टेकिंग द प्रीवियस एग्जांपल, इफ स्मोकिंग सीजेशन इज डन देन लंग कैंसर में नॉट डेवलप, तो लंग कैंसर होने के चांसेस जो है वो निल हो जाते हैं। ऑब्वियस सी बात है, अगर कोई स्मोकिंग नहीं करेगा, चांसेस कब बोलेंगे, कोई स्मोकिंग कर रहा है हम बोलते हैं कि हाँ चांसेस है कि इसको हो सकता है। अब अगर ये चांसेस कोई खत्म कर दें, मतलब कि स्मोकिंग कोई खत्म कर दे, स्मोकिंग कोई छोड़ दे, तो क्या होगा, लंग कैंसर के चांसेस जो है वो निल हो जाते हैं। देन उसके बाद यहाँ पे कहा गया कि रिस्क फैक्टर्स की अगर हम बात करें, ये मॉडिफाइबल भी होते हैं, मॉडिफाइबल भी होते हैं, और नॉन मॉडिफाइबल। मॉडिफाइबल मतलब जिनको हम चेंज करके अपनी इनको ठीक कर सकते हैं, और नॉन मॉडिफाइबल जिनको हम ठीक नहीं कर सकते। इसमें नॉन मॉडिफाइबल में कौन सा है, एज, जेनेटिक्स। एज हम कम कर सकते हैं, ऑब्वियसली बात है, जो बूढ़ा होगा उसके ओल्ड पर्सन होगा उसमें जो है ऑब्वियसली एज की वजह से धीरे धीरे चेंज होते हैं, लाइक उसकी आइज जो है उनमें विजन लॉस जो है, ब्लरी विजन हो जाता है धीरे धीरे, जो कि हमारी आई को, उनकी आई को अफेक्ट करता है, तो वो हम चेंज कर सकते हैं, नहीं कर सकते। जेनेटिक्स की अगर जेनेटिक हिस्ट्री है किसी को तो वो चेंज कर सकते हैं, नहीं कर सकते। जेनेटिक एंड फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स, जो बॉडी के नेचुरल फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स होते हैं उनको भी हम चेंज नहीं कर सकते। लेकिन मॉडिफाइबल कौन से होते हैं, हम अपने लाइफ स्टाइल को मॉडिफाई कर सकते हैं, अपने एनवायरमेंट को मॉडिफाई कर सकते हैं, ठीक है। ये होता है मॉडिफाइबल वर्सेस नॉन मॉडिफाइबल। देन उसके बाद यहां से ये कॉजेज एंड रिस्क फैक्टर्स हैं, और यहां से इनका जो है डिस्क्रिप्शन दिया है, ठीक है। देखते हैं क्या क्या कह रहे हैं। एज, सबसे पहले एज के बारे में कहा गया, द एज प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन इन्फ्लुएंसिंग द हेल्थ ऑफ ए पर्सन। ऑब्वियसली जितनी ज़्यादा जो है बंदे की एज बढ़ती जाती है तो उतना ज़्यादा जो है वो फिजिकली, साइकोलॉजिकली हर एक डायमेंशन में जो है वो कमज़ोर होता जाता है। इसीलिए एज जो है एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है जो कि हेल्थ को इफेक्ट करता है। फॉर एग्जाम्पल, द स्कूल एजेड चिल्ड्रन आर एट हायर रिस्क फॉर कम्युनिकेबल डिजीजेज। यहाँ पे आप ओल्ड, ऐसा नहीं कहा गया कि जितना ज़्यादा ओल्ड होगा, ऐसा भी कहा गया कि जो स्कूल एजेड चिल्ड्रंस होते हैं उनमें हायर रिस्क किसका होता है, कम्युनिकेबल डिजीजेज का। ऑब्वियसली क्योंकि वो जो है ज़्यादातर स्टूडेंट्स आपस में जो है खेल रहे होते हैं, ये वो इधर उधर जाते हैं आपस में, मतलब किसी को डिजीज होती है जो कि कम्युनिकेबल होगी, जो कि एक दूसरे स्टूडेंट को भी जो है जा सकती है, इसीलिए यहाँ पे एग्जांपल दी गई है। आफ्टर मीनोपाज, वुमेन्स की बात की गई। मीनोपाज कब होता है, 55 ईयर्स के बाद क्या होता है, वुमेन आर मोर लाइकली टू डेवलप कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस। और ज्यादातर जो है कार्डियोवास्कुलर डिजीज के साथ साथ उनमें जो है ऑस्टियोपोरोसिस भी जो है वो ज्यादा देखा जाता है, ज्यादातर मीनोपाज के बाद, ठीक है। तो उनमें ज्यादा चांसेस होते हैं इस मीनोपॉज के बाद। मेन एंड वुमेन सफर फ्रॉम डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिजीजेस एट डिफरेंट एजेस। ऑब्वियसली बात है, दोनों में जो है डिफरेंट डिजीजेस होने के चांसेस जो है वो ज्यादा होते हैं डिफरेंट एजेस पे। देन उसके बाद लाइफस्टाइल की बात करते हैं। लाइफस्टाइल आपको पता ही होगा, लाइफस्टाइल बिहेवियर्स, है ना, लाइफस्टाइल में जो हम बिहेव करते हैं कैन हैव पॉजिटिव एंड नेगेटिव इंपैक्ट्स ऑन हेल्थ। सम हैबिट्स आर रिस्क फैक्टर्स फॉर स्पेसिफिक डिजीज। ओब्वियस सी बात है, जो हम कोई भी अगर हम बिहेव, जिस तरीके से हम अपनी लाइफ में बिहेव करते हैं, मतलब जो चीज़ खाते हैं, क्या पीते हैं, कैसे रहते हैं, हाइजीन का मेंटेनेंस, मतलब इन्फेक्शन कंट्रोल, ये सारी चीज़ें अगर हम उसको सही तरीके से रखते हैं तो हमारा पॉजिटिव आउटकम आएगा। लेकिन अगर इसको नेगेटिव वे में लेंगे तो नेगेटिव आउटकम आएगा। देखिए सिर्फ फॉर एग्जाम्पल, मल्टीपल सेक्सुअल रिलेशनशिप्स इंक्रीज द रिस्क फॉर सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन। अगर कोई पर्सन मेल हो या फीमेल हो, उसके सेक्सुअली डिफरेंट मतलब जो बहुत सारे लोगों के साथ क्या करता है, सेक्सुअली इंटरकोर्स करता है, बहुत सारे अगर एक मैन है वो बहुत सारी लड़कियों के साथ, बहुत सारी वुमेन्स के साथ, या फिर एक वुमेन जो है बहुत सारे मेल्स के साथ, है ना, इसको पॉलीगेमी बोलते हैं। तो अगर ऐसा होगा विदाउट प्रोटेक्शन, क्या होगा, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज होने के चांसेस जो है वो बहुत ज्यादा होते हैं। ये है ना लाइफस्टाइल, कैसे वो बिहेव कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने अगर ये जो है अगर ये मल्टीपल सेक्सुअल रिलेशनशिप रख रहे हैं, है ना, तो उनके साथ सेक्स कर रहे हैं लेकिन प्रोटेक्शन नहीं ले रहे हैं, तो क्या होगा, इनमें से जो है जो सेक्सुअली ट्रांसमिट डिजीज लाइक गोनोरिया और एड्स जो है वो होने के चांसेस जो वो ज्यादा होते हैं। इवेंट्स दैट इंक्रीज सिट्रस, है ना, ऐसे इवेंट जो सिट्रस इंक्रीज करते हैं, लाइक डाइवोर्स हो गया, किसी का डाइवोर्स हो जाता है, कोई रिटायर हो जाता है, या किसी को जो है कोई एक ऐसा बंदा होता है जिसको जो है अपने बॉस से रोज जो है बेइज्जती पड़ती है, वर्क रिलेटेड प्रेशर होता है, बहुत सारा काम होता है, ये सारी चीजें क्या होती है, ये प्रेसिपिटेट करती है एक्सीडेंट्स और इलनेसेस। ये मतलब बहुत ज्यादा बढ़ाते हैं, एक्सीडेंट होने के चांसेस होते हैं ज्यादा, और इलनेसेस, बीमार होने के चांसेस जो है उसको बढ़ा देते हैं। ठीक है, ये हो गया लाइफस्टाइल।
कॉमन सी बात है, सबको पता ही होगा, अब मैं फिर भी थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ यहाँ पे। देन उसके बाद एनवायरमेंट का रोल देखते हैं। फिजिकल एनवायरमेंट इन विच अ पर्सन लिव्स और वर्क्स कैन इंक्रीज अ सर्टेन इलनेस। अब ऑब्वियस सी बात है, एनवायरमेंट डिफरेंट तरीके के होते हैं। आपका घर का एनवायरमेंट अलग होता है, बाहर आप घूम रहे हो वहाँ का एनवायरमेंट अलग होता है। तो डिफरेंट फिजिकल एनवायरमेंट यही होता है, जिस एनवायरमेंट में हम रह रहे हैं, जी रहे हैं, अपनी डेली लाइफ जो है गुजार रहे हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, फिजिकल एनवायरमेंट बोलते हैं। और ये भी जो है हेल्थ को जो है डायरेक्टली अफेक्ट करता है। ठीक है। For example, some kinds of cancer and other diseases are more likely to develop when individual workers are exposed to certain chemicals or when people live near toxic waste disposal sites। ठीक है। इसमें क्या कह रहा है कि जब एक पर्सन होता है ना, एक पर्सन अगर उसको ज्यादा एक्सपोजर मिलता है केमिकल्स का, जो टॉक्सिक केमिकल्स होते हैं, टॉक्सिक वेस्ट डिस्पोजल होता है, अगर एक साइट ऐसी है, अगर कोई इंडस्ट्री में काम करता है जहां पे केमिकल एक्सपोजर ज्यादा होता है, तो ऑब्वियस सी बात है केमिकल्स की वजह से क्या होता है, जब एक्सपोजर ज्यादा होता है केमिकल्स का, ऑब्वियस सी बात है वहां वो जाके हमारे बॉडी में जाके कैंसर कॉज कर सकते हैं या बहुत सारी ऐसी डिजीजेस कॉज कर सकते हैं जो कि इनकी वजह से हो सकती हैं। तो जहां पे ज्यादा होगा, जिनका वर्किंग कंडीशन ऐसा होगा, जैसे इंडस्ट्रीज की मैंने एग्जाम्पल दी, तो वहां पे क्या होता है, केमिकल एक्सपोजर ज्यादा मिलता है, टॉक्सिन ज्यादा होते हैं, तो वो जाके क्या करते हैं, हमारी बॉडी में जाके हमारी जीन म्यूटेशन करते हैं। जीन म्यूटेशन की वजह से जो है वो कैंसर डेवलप होता है। तो यही होता है एनवायरमेंट। ठीक है। देन उसके बाद जेनेटिक्स एंड फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या है, इनहेरिटेंस, जो इनहेरिटेंस होते हैं, दैट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन डेवलपमेंट ऑफ सर्टेन डिजीजेस। ठीक है। जेनेटिक्स की वजह से बहुत सारी ऐसी डिजीज जो है वो हो जाती हैं। किसी को अगर फैमिली हिस्ट्री है तो उसको भी हो सकता है। सम बायोलॉजिकल एंड जेनेटिक फैक्टर्स अफेक्ट स्पेसिफिक पॉपुलेशंस मोर देन अदर्स। क्या, सम बायोलॉजिकल, कुछ बायोलॉजिकल और कुछ जेनेटिक फैक्टर्स जो ऐसे होते हैं वो क्या करते हैं, स्पेसिफिक पॉपुलेशंस, एक स्पेसिफिक पॉपुलेशंस को अफेक्ट ज्यादा करते हैं एज कंपेयर टू अदर्स, मोर देन अदर्स, बाकियों से ज्यादा। कुछ पॉपुलेशंस को अफेक्ट एक पर्टिकुलर डिजीज ज्यादा अफेक्ट करती है, और कुछ जो है कुछ एक पॉपुलेशन ऐसी होती है जिनको वही डिजीज जो है कम अफेक्ट करती है। ये डिपेंड करता है उनके जेनेटिक मेकअप पे। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे एग्जांपल से समझा गया, ओल्डर एडल्ट्स आर बायोलॉजिकली मोर प्रोन, है ना। बायोलॉजिकली अगर हम ओल्डर पर्सन को देखें, बूढ़े लोगों को देखें, वो क्या होते हैं, उनमें ज्यादा मोर प्रोन हो गया, मतलब कि ज्यादा चांस होते हैं टू पुअरर हेल्थ, मतलब कि उनमें जो है हेल्थ ज्यादा जो है वो अफेक्ट होती है देन एडोलेसेंट्स। अगर हम एडोलेसेंट्स की बात करें, ड्यू टू, क्यों, क्योंकि उनमें जो है एजिंग हुई है। क्योंकि एजिंग जो है वो खाली ऐसे नहीं हम बोलते चलो ठीक है एजड पर्सन है इसको, वो फिजियोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल, हर एक एस्पेक्ट जो होता है बंदे का, उसमें जो है उसकी एजिंग हो जाती है। इसी वजह से वो मोर प्रोन हो जाता है ना, और उसकी हेल्थ जो है वो पुअर हो जाती है। अ पर्सन विथ फैमिली हिस्ट्री ऑफ डायबिटीज, मैंने अभी एग्जांपल दी थी आपको, अगर कोई ऐसा पर्सन है जिसको फैमिली हिस्ट्री की जो है क्या होगी, डायबिटीज की फैमिली हिस्ट्री है, डायबिटीज मेलाइटस इसको कहा जाता है, इज एट हायर रिस्क ऑफ डेवलपिंग द डिजीज लेटर इन लाइफ। अगर उसकी फैमिली में किसी को हिस्ट्री है तो इसको भी चांसेस होते हैं ज्यादा इस डिजीज को होने के। ठीक है। देन अदर वेरियस जेनेटिक फैक्टर्स लेड टू डेवलपमेंट ऑफ वेरियस कैंसर्स, बहुत सारे ऐसे जेनेटिक फैक्टर्स होते हैं जो कि कैंसर के डेवलपमेंट में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, हार्ट डिजीज में जो है के चांसेस बढ़ाते हैं, और बाकी जो किडनी डिजीज और मेंटल इलनेसेस हैं उनको भी होने के चांसेस जो है वो बढ़ा देते हैं। ठीक है। अब देखना यहाँ पे छोटा सा टॉपिक है इपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड, इसके बाद नया टॉपिक स्टार्ट होगा, इसीलिए मैं यहीं पे जो है छोटा सा टॉपिक है। ठीक है। इपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड, ट्रायड किसको बोलते हैं, ट्रायड ग्रुप ऑफ 3 होता है। ए ट्रायड कंसिस्ट ऑफ, कौन से 3 होते हैं, एक तो एजेंट होता है, दूसरा होस्ट होता है, ससेप्टेबल होस्ट कहा जाता है क्योंकि इसको जो है डिजीज होगी, एंड एन एनवायरमेंट, और एनवायरमेंट जिसमें होस्ट एंड एजेंट होता है, दैट ब्रिंग्स द होस्ट एंड एजेंट टुगेदर। अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल, इस ये जो इपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड है, इस मॉडल के हिसाब से क्या है ना, ये क्या कह रहा है असल में, डिजीज रिजल्ट फ्रॉम, डिजीज कब होती है, ये तब होती है जब एजेंट और ससेप्टेबल होस्ट आपस में क्या करते हैं, इंटरैक्ट करते हैं, आपस में बातचीत करते हैं, आपस में मिलते हैं, जुलते हैं, हग करते हैं। ठीक है ना। इन एन एनवायरमेंट, ये सारी चीजें कहाँ पे होती हैं, एनवायरमेंट में, डेट सपोर्ट्स द ट्रांसमिशन ऑफ एजेंट, जो कि ये जो एनवायरमेंट होता है, जो इसका एजेंट का ट्रांसमिशन होता है वो उसको सपोर्ट करता है, कहाँ से कहाँ, फ्रॉम सोर्स, कोई भी सोर्स से, इनटू द होस्ट। ठीक है। इसमें एनवायरमेंट है, ये सारी चीजें एनवायरमेंट में हो रही है, और एजेंट जो है ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है, होस्ट जो है ज्यादातर ह्यूमंस होते हैं। ठीक है। अब देखना यहाँ पे थोड़ा सा एक्सप्लेन किया है यहाँ पे, इसके बाद इलनेस बिहेवियर हम जो है इंशाल्लाह कल की टॉपिक में रखेंगे। थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करते हैं। एजेंट क्या होता है, सबको पता होगा, इन्फेक्शियस माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है या फिर पैथोजन होता है, जो कि लाइक फॉर एग्जांपल वायरस, बैक्टीरियम, पैरासाइट या फिर कोई भी अदर माइक्रोब जो है वो जाके क्या करेगा, ये एजेंट जाके ह्यूमन बॉडी में डिजीज कॉज करेगा, इसकी एबिलिटी होती है। होस्ट क्या होता है, ऑब्वियसली बात है ह्यूमन होता है। ये क्या होता है, ह्यूमन होता है, हु कैन गेट द डिजीज, जिसको डिजीज होने वाली है ड्यू टू दिस एजेंट। ठीक है। अ वैरायटी ऑफ रिस्क फैक्टर्स, रिस्क फैक्टर्स ऑफ वैरायटी कहाँ पे मैंने दिखाया था अभी आपको, टेबल 2 में मैंने बताया था, जहाँ पे एज, लाइफस्टाइल, एनवायरमेंट, जेनेटिक फैक्टर्स वगैरह क्या करते हैं, ये इन्फ्लुएंस करते हैं, क्या करते हैं, इन्फ्लुएंस एन इंडिविजुअल्स एक्सपोजर, ससेप्टिबिलिटी और रेस्पॉन्स टू अ पॉजिटिव एजेंट। इसी की वजह से ये क्या करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं कि इंडिविजुअल कितना एक्सपोज हो रहा है इस एजेंट को, इसको इस एजेंट को कितना ससेप्टेबल है, कितने चांसेस है इसको इस एजेंट के डिजीज कॉज करने के लिए, और रेस्पॉन्स टू अ पॉजिटिव एजेंट, और कैसे ये जो है होस्ट कैसे इस एजेंट को रेस्पॉन्ड कर रहा है, ये सारी चीज़ें किस पे जो है डिपेंड करती हैं, इन्हीं रिस्क फैक्टर्स पे।
ससेप्टिबिलिटी एंड रेस्पॉन्स टू एन एजेंट आर इन्फ्लुएंस्ड बाय फैक्टर्स सच एज, ये क्या करते हैं, ये जो ससेप्टिबिलिटी होती है और जो रेस्पॉन्स होता है एजेंट का, आर इन्फ्लुएंस्ड बाय फैक्टर्स, ये किन फैक्टर्स पे जो है डिपेंड करते हैं। पहला, जेनेटिक कंपोजिशन, अगर किसी को जेनेटिक कंपोजिशन जो है वो सही है, अगर उनमें कोई भी डिलीशन कोई भी म्यूटेशन नहीं है तो उसमें चांसेस कम होंगे। अगर कोई भी म्यूटेशन है, अगर जीन कंपोजिशन में कोई भी प्रॉब्लम है तो उसमें जो है चांसेस ज़्यादा होंगे। अभी होस्ट जो है इसको ज़्यादा चांसेस है डिजीज होने के। अभी माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बच नहीं सकता क्योंकि इसकी जो बॉडी है उसमें जो जीन है उसमें म्यूटेशंस हो गई, उसमें जो है वो ससेप्टेबल हो गया, अब वो जो है इसके चांसेस जो है उसको ज़्यादा है। देन उसके बाद न्यूट्रिशनल एंड इम्यूनोलॉजिकल स्टेटस, अगर कोई माल निरिश्ड पर्सन है, ऑब्वियस सी बात है प्रोटीन कम ले रहा है, उसमें कार्बोहाइड्रेट्स प्रोटीन ज़्यादातर प्रोटीन, क्योंकि इम्यूनोग्लोबुलिन जो है प्रोटीन की बने होते हैं, इस क्योंकि ये दोनों फैक्टर्स एक साथ है, इम्यूनोग्लोबुलिन, इम्यूनोलॉजिकल स्टेटस और न्यूट्रिशन, इसीलिए कहा गया क्योंकि ये जो इम्यून सिस्टम होता है डिपेंड करता है प्रोटीन्स पे। जितना ज़्यादा प्रोटीन बॉडी में सही मात्रा में होगा, मान न्यूट्रिशन अगर नहीं होगा, सही से आपकी बॉडी काम कर रही है, इम्यून सिस्टम सही है, तो आपको चांसेस होते हैं जो है बहुत कम होता है, डिजीज होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। देन उसके बाद एनाटॉमिकल, अगर कोई भी एनाटॉमिकली एबनॉर्मेलिटी नहीं है तो चांसेस कम होंगे। प्रेजेंस ऑफ डिजीज और मेडिकेशन, अगर आपको पहले से ही कोई डिजीज है या फिर कोई मेडिकेशन ले रहे हो, ऑब्वियस सी बात है ये दोनों जो है चांसेस बढ़ाते हैं किस चीज़ के, इन्फेक्शन होने के चांसेस को बढ़ा देते हैं। देन उसके बाद साइकोलॉजिकल मेकअप, आपका साइकोलॉजिकली आपकी लेवल कहाँ पे है, अगर आपका साइकोलॉजिकली आप वीक हैं तो आपको जो है ज़्यादा चांसेस होते हैं किसी भी डिजीज के होने के, ठीक है। देन उसके बाद एनवायरमेंट, इट रेफर्स टू एक्सटर्नल फैक्टर दैट अफेक्ट द एजेंट, ऐसे एक्सटर्नल फैक्टर जो कि एजेंट को अफेक्ट करते हैं। दीज फैक्टर्स कौन से होते हैं, फिजिकल फैक्टर्स जिसमें क्लाइमेट हो गया, क्योंकि ऑब्वियसली बात है एजेंट जो होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होता है, ऑब्वियसली अगर बैक्टीरिया होगा, अगर उसको ड्राई एनवायरमेंट मिलता है तो वो आपका काम सही से नहीं कर पाता, लेकिन अगर उसको मॉइस्चर मिलता है, सही पीएच कंडीशन मिलती है, टेम्परेचर मिलता है, तो वो जो है डिजीज को होने के चांसेस जो है उसकी वजह से ज़्यादा होते हैं। तो यही होता है क्लाइमेट। बायोलॉजिकल फैक्टर, जैसे हमारे पास इंसेक्ट्स होते हैं जो कि एजेंट्स को ट्रांसमिट करने में काम आते हैं, और सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर्स भी, जैसे क्राउडिंग हो गया, क्राउडिंग में ज़्यादा चांसेस होते हैं। सैनिटेशन अगर पुअर है तब भी चांसेस ज़्यादा होते हैं, लेकिन अगर सैनिटेशन प्रॉपर है, आप हाइजीन मेंटेन कर रहे हैं, तो ज़्यादा चांसेस नहीं है, बहुत कम चांसेस होते हैं डिजीज होने के। एंड अवेलेबिलिटी ऑफ हेल्थ सर्विसेज, और अगर आपके पास हेल्थ सर्विस जो है, अगर आप डॉक्टर के पास सही से जा सकते हैं, अगर आप फाइनेंशियली स्टेबल हैं और डॉक्टर को जो है हफ्ते में दिखा सकते हैं और अपने सेहत का ख्याल रख सकते हैं, हेल्थ सर्विसेज जो है आपको एक्सेस अच्छा है, तो आपको डिजीज होने के चांसेस जो है वो बहुत कम होते हैं। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, ठीक है। इलनेस के बारे में मैंने आपको टाइप्स ऑफ इलनेस बताया, कॉजेज और रिस्क फैक्टर्स ऑफ डेवलपिंग इलनेस कौन कौन से होते हैं, एज, लाइफस्टाइल, एनवायरमेंट, जेनेटिक और फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स, और उसके बाद छोटा सा टॉपिक एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायल की डिजीज होने के डिजीज कैसे होती है, इसमें कौन से फैक्टर्स होते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमने देखी, और इंशाल्लाह कल का टॉपिक होगा हमारा इलनेस बिहेवियर, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब